हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम आपका क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछले भाग में हमने बात की थी आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखा था किस तरीके के आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की थी, और स्ट्रक्चरल के अंदर हमने बात की थी आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात, आयनेशन आइसोमर की बात, ये कुछ आइसोमर्स की बात हमने की थी। तो कुछ बचे हुए आइसोमर्स को आज हम कंप्लीट करेंगे, देन अगले टॉपिक में हम चलेंगे कि किस तरीके से आपकी बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वहां पे आप दो तरीके की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनने की भी काफी 99% क्या रहती है, आपके चांसेस होते हैं क्वेश्चंस बनने के। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस बनने के, है ना। तो आप इसको देखिए अच्छे से, और इसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने बात की थी स्ट्रक्चरल में लिंकेज आइसोमर की बात की थी। लिंकेज आइसोमर हमने समझा था, कौन लिंकेज आइसोमर शो करेंगे, वो करेंगे जो एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसमें लगा होगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको बताया था कि वो लिगेंड जो दो तरीके से लग सकता है, जैसे कि NO2 में जब वो N से जुड़ेगा तो नाइट्रो N बनेगा, जब O से जुड़ेगा तो नाइट्रिटो O बनेगा, है ना। इस तरह दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर में हमने बात की थी, भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमर होते क्या है कि आप सपोज आपके पास दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उनके लिगेंड का क्या हो जाता है, आपस में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ से हमने देखा कि कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट ने किसके साथ किया, साइनाइड CN के साथ, और क्रोमियम ने NH3 के साथ कर दिया, है ना। तो कोऑर्डिनेशन इन्होंने इस तरीके से किया, ठीक है ना। तो अब तीसरा जो आइसोमर हमारे पास आज का थर्ड आइसोमर है हमारे पास, वो है बच्चों आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तीसरा हमारे पास है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए, अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इस तरीके का आइसोमर कब होता है, जब जो काउंटर आयन किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो काउंटर आयन है वो क्या कर देता है, पोटेंशियल लिगेंड की जगह ले लेता है ना, पोटेंशियल लिगेंड की जगह ले लेता है और उस लिगेंड को डिस्प्लेस कर देता है काउंटर आयन की जगह। काउंटर आयन क्या करेगा, खुद पोटेंशियल लिगेंड की जगह चले जाएगा और उस पोटेंशियल लिगेंड को बाहर भेज देगा अपनी जगह। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये है एग्जांपल, CONH3 होल 5, CONH3 होल 5 SO4, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और बाहर हमारे पास क्या लगा है, Br लगा है, काउंटर आयन, ठीक है ना। बाहर हमारे पास क्या है, Br काउंटर आयन है। अब Br ने क्या किया, Br ने क्या करा, Br अंदर आके बैठ गया, ठीक है। Br अंदर आ गया और जो आपके पास SO4 है वो कहाँ चले गया, बाहर चले गया, ठीक है ना। SO4 बाहर चले गया। तो यही होता है कि आपका काउंटर आयन किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पोटेंशियल लिगेंड की जगह ले लेता, खुद पोटेंशियल लिगेंड बन जाता है और आपका उस लिगेंड को डिस्प्लेस कर देता है काउंटर आयन की जगह, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा है आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है ना। चौथा जो आइसोमेरिज्म है आपके पास वो होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगला है आपके पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इस तरीके के जो आइसोमर्स हैं इसको हम हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। होता क्या है इसमें कि आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाएंगे कि सपोज हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है CrH2O का होल 5, CrH2O का होल 5 Cl, ठीक है ना। ये हमारे पास कंपाउंड है CrH2 का, इसको हम लिखते हैं होल 6, CrH2 का होल 6, ठीक है ना। और CrH2 का होल 6 Cl3, ठीक है ना। ये हमारे पास कंपाउंड है ना, ये हमारे पास कंपाउंड है। ये कैसा होता है बच्चों, वायलेट कलर का, ठीक है ना, वायलेट कलर का होता है। ये आयनाइजेशन आइसोमर के जैसा ही है। आयनाइजेशन आइसोमर में क्या हुआ था कि आपका जो काउंटर आयन था उसने आपके पोटेंशियल लिगेंड को डिस्प्लेस करके उसकी जगह बैठ गया था, उसको बाहर भेज दिया था। तो सिमिलर उस जैसा ही है, ये आपको समझ आया, ये वायलेट कलर का है। अब ये क्या करेगा,
ये क्या करता है कि कुछ अपने जो मॉलिक्यूल्स है उनको फ्री कर देता है सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में क्या कर देता है, फ्री कर देता है। ठीक है ना, कैसे करेगा, CrH2O का होल 5 बन जाएगा, है ना, CrH2O का होल 5 Cl, ठीक है, और अंदर आ जाएगा आपके पास Cl2.H2O। ठीक है ना, एक Cl अंदर गया और एक H2O क्या आ गया, बाहर आ गया। 3 Cl थे ना बाहर, एक Cl अंदर आ गया और एक H2 भी अंदर आपके पास आ गया। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर के जैसे होता है। तो सॉल्वेंट आइसोमर डिफर करता है बाय वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आयन। ठीक है ना, और या फिर वो क्या हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में फ्रीली हो, इसको हम बोलते हैं। तो हमने देखा जब इस तरीके से बदला इसका सॉल्वेंट आइसोमर, इसका वायलेट कलर का जो सॉल्वेंट आइसोमर है ये किस कलर में आ गया आपके पास, ये आ जाता है ग्रे ग्रीन कलर में, ग्रे ग्रीन। ठीक है ना, ग्रे ग्रीन कलर में आ गया। आए बात समझ में, ये कैसा था, जब पूरा H2O अंदर था वायलेट कलर का था, एक H2O बाहर गया, एक Cl अंदर आया, तो ग्रे ग्रीन कलर। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट आइसोमर। बेसिकली इसे हाइड्रेटेड आइसोमर भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड आप समझते हैं ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम बोलते हैं कि कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, ये क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है, हल्का सा इसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डॉट 2H2 है ना। अब यहाँ पे भी आपने देखा सिमिलर Cl डॉट H2 हो गया, एक H2O बाहर चले गया। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपके पास सॉल्वेंट आइसोमर था। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ बच्चों, जो आपके पास ये है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमने कंप्लीट करी कि किस तरीके से हम आइसोमेरिज्म को हम कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होगी बात आपको समझ में कि आपने दो तरीके के आइसोमर्स के बारे में पढ़ा और इसको इस तरीके से समझा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले आइसोमेरिज्म में रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिकेट द टाइप ऑफ, indicate the type of isomerism, indicate the type of isomerism, indicate the type of isomerism exhibited by, indicate the type of isomerism exhibited by the following complex, exhibited by the following complex, exhibited by the following complex। ठीक है, and draw the structure for these isomer, and draw the structure for these isomerism, for these isomers। ठीक है, तो क्या क्या दिया है आपको, पहला हमें दिया है कि CrH2O, ठीक है, कि CrH2O का होल ट्वाइस, देन C2O4 होल ट्वाइस, और ये ठीक है पहला। दूसरा हमारे पास है COEN होल थ्राइस Cl3। थर्ड इज CONH3 होल 5 NO2 NO3 होल थ्राइस, NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, देन फोर्थ इज PT NH3 H2O Cl2, है ना, ये आपके पास है। अब हमें बताना है इस तरीके से हम इनके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला वाला आपको बता रखा है KCrH2 होल ट्वाइस C2O4 होल ट्वाइस, है ना, ये पहला। तो हमें बताना है कि किस तरीके का आइसोमर ये शो कर रहे हैं
और देन उनका हमको स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो पहला आपने देख लिया, फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट आपके लिए KCr H2O का होल ट्वाइस C2O4 होल ट्वाइस, ये आपके पास पहला है, देख लीजिए आप, है ना, ये हमारे पास पहला C2O4 होल ट्वाइस, दिस इज हमारे पास, दिस इज फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास पहला है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये कैसा आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है ना। ये कैसा है बच्चों, ज्योमेट्रिकल है, इसलिए आपका ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस दिखाएगा, और ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखाएगा फॉर सिस के लिए। ऑप्टिकल आइसोमर इसका सिस का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो पहला वाले का हम आंसर कह सकते हैं कि ये क्या करता है, बोथ ज्योमेट्रिकल में कौन सा दिखाएगा, ये सिस और ट्रांस, ठीक है, एंड ऑप्टिकल आइसोमर फॉर सिस कैन एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्टिकल ट्रांस के लिए होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सिस के लिए इसका ऑप्टिकल एग्जिस्ट करेगा, है ना, सिस के लिए करेगा। और ज्योमेट्रिकल में तो ये दोनों के दोनों आपको सिस और ट्रांस तो दिखाएगा, क्योंकि आपके पास CR है, और आप देखेंगे 2 पे आपके पास H2 हो जाएगा, और 2 पे क्या हो जाएगा, C2H4 आ जाएंगे, है ना। और सेम पोजीशन पे चले जाएंगे ये तो सिस बना देंगे, और आपके अपोजिट चले जाएंगे तो क्या बना देंगे, आपके ट्रांस बना देंगे, ठीक है ना। तो पहले का आंसर ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमको दे रखा है ये COEN होल थ्राइस Cl3, COEN होल थ्राइस Cl3 का आप बनाओगे, ठीक है ना। तो CO आपके पास सेंट्रल एटम है, 3 उस पे EN लगे हैं, 3 साइड से EN लगे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो कैसा बनाएगा ये दिखाएगा बच्चों 2 ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है। कैसे दिखाएगा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर, 2 ऑप्टिकल आइसोमर कैन एग्जिस्ट। इसमें आपके पास 2 ऑप्टिकल आइसोमर आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। चलिए, थर्ड है हमारे पास, थर्ड ये है CONH3 होल 5 NO2 NO3 का होल ट्वाइस, है ना। तो ये क्या करता है, ये किस तरीके से दिखाएगा, ये 10 पॉसिबल आइसोमर दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है, 10 पॉसिबल आइसोमर इसके कितने हो सकते हैं, 10। थर्ड वाले के पॉसिबल 10 आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, आयनाइजेशन हो सकता है, लिंकेज आइसोमर इसके पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ठीक है ना, और आपका आयनाइजेशन इसका पॉसिबल है, और लिंकेज इसका पॉसिबल है। तो 10 तरह के पॉसिबल आइसोमर इसके दिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला आप देखेंगे, अगला हमारे पास क्या है, PTNH3 H2Cl2, है ना। तो ये तो आपको क्या दिखा पाएगा, ज्योमेट्रिकल दिखा देगा, है ना, ज्योमेट्रिकल NH3, इस तरीके से आपके पास क्या है, NH3 है, एक H2 और एक क्या है, Cl2 है आपके पास। तो क्या दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा आपको सिस, ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस दोनों दिखा देगा। फोर्थ वाला ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, सिस एंड ट्रांस बोथ, सिस भी दिखा देगा और ट्रांस भी आपको ये शो कर देगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, इस तरीके से ये आपके पास हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव एविडेंस दैट CONH3 whole 5 ClSO4 CONH3 whole 5 ClSO4 and CONH3 whole 5 SO4
Cl are ionization isomer, are ionization isomer. ठीक है, ये आपको शो करना है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, आयनाइजेशन आइसोमर है, ये भी और ये भी आयनाइजेशन आइसोमर है ना। तो आपको पता है कि आयनाइजेशन आइसोमर आपने पीछे पढ़ा हमने कि आयनाइजेशन आइसोमर होते क्या एक्चुअल में, है ना। हमने कहा था आयनाइजेशन आइसोमर के बारे में कि हम देखते हैं आयनाइजर में जो काउंटर आयन है वो बाहर, काउंटर आयन अंदर आ जाता है और वो लिगेंड को डिस्प्लेस करके उसको बाहर भेज देता है। बेसिकली ये आपके पास आयनाइजेशन आइसोमर की डेफिनेशन है। अब इसमें पूछा कि ये दोनों के दोनों आइसोमर है, आयनाइजेशन की नहीं है, और है तो क्यों है, इसके बारे में हमें बताना है ना, है तो क्यों है। चलिए, तो किस तरीके से हम बताएंगे, हम कहेंगे कि भाई ये जो CO, ठीक है ना, अब जो आयनाइजेशन आइसोमर होते हैं ये पानी में डिसॉल्व करके अलग अलग आयन देते हैं, है ना। बेसिकली आयनाइजेशन आइसोमर क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व करके अलग अलग आयन देते हैं, और इसलिए इस वजह से वो डिफरेंट तरीके से वेरियस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर पाते हैं, है ना। डिफरेंट तरीके से वेरियस रिएजेंट के साथ वो क्या कर पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं। बेसिकली ये होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास जैसे ये है CONH3 होल 5, ठीक है ना, ये हमारे पास CONH3 होल 5 Cl और बाहर है SO4, ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये रिएक्ट, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह Cl की जगह Br ले सकते हैं, एक ही बात है, एक ही तरीके के लिगेंड है वो, Br हमने ले लिया, है ना। अब ये जब ये रिएक्ट करेगा Ba+2 के साथ, Ba+2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये आपका BaSO4 देगा, ठीक है ना, जो कि क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है ना। अब हमने कहा कि CONH3 होल 5 SO4 और इधर Br, है ना। अब आयनाइजेशन हमने कर दिया, SO4 अंदर भेज दिया, Br को बाहर भेज दिया। इसको जब हमने Ba+2 से रिएक्ट कराया, Ba+2 से रिएक्ट कराया तो देखा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई। आई बात समझ में, कोई भी रिएक्शन नहीं। फिर हमने क्या कहा, CONH3 होल 5 BrSO4, इसकी रिएक्शन जब हमने कराई Ag+ से तो क्या हुआ, नो रिएक्शन। लेकिन जब हमने CONH3 होल 5 SO4 Br से रिएक्शन कराई Ag+ की, तो इसने बनाया AgBr सॉलिड, है ना, AgBr सॉलिड बनाया। इस तरीके से आपने देखा कि जो आयनाइजेशन आइसोमर होते हैं पानी में डिसॉल्व करके क्या करते हैं, अलग अलग आयन देते हैं, और उस वजह से वो क्या करेंगे, वेरियस रिएजेंट के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा पहला CONH3 होल 5 BrSO4 है, अब जब Ba+2 से कराया तो BaSO4 बन गया। अब इसका आयनाइजेशन हमने करा, जब SO4 को अंदर लाए, Br को बाहर भेजा, रिएक्शन कराया सेम आयन से, तो रिएक्शन हुई नहीं। इसी तरीके से हमने जब इसका CONH3 होल 5 BrSO4 का Ag+ से कराया, कोई रिएक्शन नहीं। अब हमने SO4 अंदर लाया, Br को बाहर भेजा, तो हमने देखा रिएक्शन हो गई है। इस वजह से हम दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, आपके आयनाइजेशन आइसोमर होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपके आयनाइजेशन आइसोमर के बारे में था, ठीक है ना। तो ये आपने आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे अपनी, जिसका नाम है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हमें बात करनी है बॉन्डिंग इन
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो वर्नर थे, वर्नर आपके पहले थे जिन्होंने बताया था, डिस्क्राइब किया था बॉन्डिंग फीचर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन उनकी थ्योरी ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाए, कि जैसे कि कोई सर्टेन एलिमेंट ही क्या करते हैं, रिमार्केबल प्रॉपर्टी शो करते हैं फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, ऐसा क्यों। दूसरा कि क्यों जो बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। हमने आयनिक में देखा था कि आयनिक में नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है ना। अब हमारे पास क्या है, सपोज ये Na है, Na प्लस का आयन है और एक Cl प्लस का आयन है। अब इनके बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो हमें नहीं पता कि Cl इसी तरफ हो, है ना, Cl माइनस इसी तरफ हो, Na प्लस के Cl माइनस यहाँ भी हो सकता है, Na प्लस के Cl माइनस यहाँ भी हो सकता है। तो ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं कि H और Cl के बीच में बॉन्ड है, तो हाँ ऐसा बॉन्ड है, इसी डायरेक्शन में बॉन्ड है ना। तो ये वाली बात नहीं बता पाए कि क्यों जो बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, ये बात भी आपके वर्णन साबित नहीं कर पाए। तो बहुत सारी अप्रोचेस हुई, है ना, इन सबको एक्सप्लेन करने को, भाई नेचर ऑफ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी थी, लिगेंड फ्यूल थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, है ना। तो हमारे जो आप इस चैप्टर में आपको दिया गया वो बस दो थ्योरी के बारे में बताया गया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दो थ्योरी के बारे में आपको बताया गया है बॉन्डिंग के बारे में, है ना, इस तरीके से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। सबसे पहला है आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल एटम होते हैं या जो आयन होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, है ना, मेटल सेंट्रल मेटल एटम है, सपोज जैसे आपके पास ये CO है और हमारे पास ये NH3 क्या हो गया, कोई लिगेंड हो गया, NH3 का होल 5 बोल दिया हमने, लिगेंड हो गया। अब ये सेंट्रल मेटल इसके इन्फ्लुएंस में आके, सेंट्रल मेटल एटम इसके इन्फ्लुएंस में आके क्या कर सकता है, अपने N-1 d ऑर्बिटल का यूज कर सकता है ना, NS का यूज कर सकता है, NP का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना, और ND का इस्तेमाल कर सकता है, इन ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर सकता है, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। कौन, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आके, इन सबके इन्फ्लुएंस में आके वो क्या कर सकता है, इन सबका इस्तेमाल करेगा अपना हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। और हाइब्रिडेशन बनाने के लिए वो क्या करता है, इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल तैयार करता है जिसमें डेफिनेट ज्योमेट्री आ सकती है। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है क्लास 11th में, वहां पे हम देखते थे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में है क्या। हाइब्रिडाइजेशन होता है कि वेरियस ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। क्योंकि हमने देखा था जैसे CH4 है, CH4 में हमने कहा कि भाई कार्बन की इसमें जो वो है वो sp3 होती है ना, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है, और हाइड्रोजन क्या है, 1s का है ना, हाइड्रोजन 1s का है। तो हमने देखा था कि कार्बन पे वो जब कार्बन क्या कर रहा था, H के साथ बॉन्ड बना रहा था, तो sp3 और क्या बना रहा था, 1s के साथ बना रहा था, पर कार्बन के पास p ऑर्बिटल भी होते हैं। हमने कहा था कि कार्बन का तो sp3 रहता है लेकिन वो चेंज होता रहता है। तो हमने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन कराई, कैसे कराई, हमने क्या किया, पहले ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कराई, ताकि ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाए तो उनकी एनर्जी में डिफरेंस ना रहे, है ना, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्या करें, ओवरलैप करें, ताकि अच्छे से ओवरलैपिंग हो, अच्छे से बॉन्ड का निर्माण हो। इसी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है और वो डिफरेंट डेफिनेट सेट ऑफ ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं, है ना। तो सबसे पहले
हमने बोला कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं लिगेंड को कि वो ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करे फॉर बॉन्डिंग के लिए, है ना, बॉन्डिंग के लिए क्या करे, डोनेट करे। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ये आपके पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गई, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गई, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये हो गई। अब हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, ठीक है ना, क्या होगी, sp3 हो जाएगी। और sp3 में उस टाइम ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बना देगा, ठीक है। फिर हमने वापस कहा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, dsp3 है, कैसी है, dsp2 है, सॉरी dsp2 हो जाए अगर, तो कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, कैसी ज्योमेट्री देगा, स्क्वायर प्लेनर देगा, ठीक है। हमने कहा अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाए 5, है ना, तो उस टाइम हमने कहा sp3d, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जैसे आपने क्लास 11 में देखा था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कौन शो करता है, जैसे कि आपका PCl5 शो करता था, है ना। PCl5 में 3 आपके कैसे रहते थे, एक पोजीशन पे होते थे, एक प्लेन पे और 2 ऊपर नीचे, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन हमने बात की थी। इधर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो क्या हो सकता है, sp3d2 हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ठीक है। अगर 6 हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होगा, d2sp3 हो सकता है, d2sp3, ठीक है ना, d2sp3। उस टाइम कौन सा हो जाएगा, उस टाइम भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा, उस टाइम भी क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये कुछ है आपके पास, इस तरीके से ये शो करते हैं। तो हमें क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सपोज हमने ये लिया CONH3 CONH3 और +3, है ना, ये हमने लिया, ठीक है ना, ये हमने लिया। तो हमने कहा कि भाई यूजुअली आपका प्रिडिक्ट करना किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसके मैग्नेटिक बिहेवियर का ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भाई ये डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है ये, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल हमने कैसे बोल दिया इसको, ठीक है ना, हमने कहा ऑक्टाहेड्रल कैसे देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाते हैं, आपको भी दिखाया, 6 वाले क्या बताएंगे, ऑक्टाहेड्रल। पर ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है इसकी, sp3d2 हो सकती है या d2sp3 हो सकती है, इसको हमें चेक करना है। कैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम निकाली जाए, हमने कहा कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों, 27, है ना। आपके पास क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 27 होता है। इसकी आप ग्राउंड स्टेट बनाओ, कोबाल्ट की जब आप ग्राउंड स्टेट बनाओगे, कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट, तो क्या बनेगी कोबाल्ट की, ये बनेगी 4s2 3d, है ना, 4s2 3d7 बनेगी, 3d7 4s2 लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे, 4s2 3d7, 4s2 3d7 लिखेंगे। हमने कहा भाई 4s में 2 ऑर्बिटल है अपोजिट स्पिन में, और 3d में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से हमारे पास, ये हमारे पास 4s है और ये क्या है, 3d है ना, ये हमारे पास 4s और 3d है। अच्छा, अब हमने देखा कि इसकी जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, वो +3 आ रही है, आप निकाल लो
कोबाल्ट को आप x मान लो, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 इज इक्वल टू ऊपर चार्ज 3 है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ गया, यानी जो स्टेट है कोबाल्ट की वो +3 आ गई। तो हमें +3 की बात करनी है कि भाई CO+3 में होगा क्या। CO+3 में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना। कहाँ से जाएंगे, 2s से जाएंगे और 3d से जाएगा, है ना, 3d से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 2s से गए, एक 3d से, तो 3d 6 बच गया और 4s 0 बच गया। 2s से गए, है ना, पहले s से जाते हैं फिर 3d से, क्योंकि d क्या है, d आपका क्या है, पेनल्टी मेट है, और s वाला s से पहले वाला होता है d, हम इसको d को n-1 भी लिखते हैं, n आपका s उससे पहले n-1, तो पहले s से गए 2, फिर एक d से गया, तो 6 आपके d पे बचे, और आपका s पे क्या बच गए, 0 हो गए, 1 2 3 4 और एक 5। ये आपके पास क्या है, 3d है। अब इसमें आप लिख लो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। इसी तरीके से आपके पास 4s भी होगा, है ना। 4s पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s पे क्या है, आपके पास कोई भी नहीं है। तो 4s के बाद कौन आता है आपके पास, 4s हो गया, 4s के बाद 4p भी आता है, तो इसके पास 4p भी तो होगा इसके पास, है ना। 4s के बाद इसके पास क्या होगा बच्चों, 4p भी होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास 4p भी इसके पास होगा। चलिए, तो इस तरीके से हो गया। अब हमने कहा ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करी, एक्साइट स्टेट में क्या हो जाएगा, जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा एक्साइट स्टेट में होगा कि एक्चुअल में कि ये इधर चले जाएगा इसके पास, ये वाला, और जो आपका ये इधर चले जाएगा और ये 2 इधर को आ जाएंगे, आप ऐसा समझो। ये वाला इस पे गया और ये वाला इस पे चले गया, तो दोनों फील्ड हो गए, कंप्लीटली फील्ड हो गए। तो इस तरीके से हमने लिखा कि ये आपके पास क्या है, 1 2 3 4 और 5। अब ये तो कंप्लीटली फील्ड था, एक इस पे था एक इस पे था, उधर से एक इधर आया, इधर उधर से दिख रहा इधर, और ये आपके पास 4s है और ये क्या पास है, 4p है, 1 2 3, है ना। अच्छा, ये किसका है, 3d का है। अब हुआ क्या कि 3d के 3 जो पेड़ वाले तो अलग हो गए, बाकी ये आपके पास 2d के, 1 s का और 3 p के, देखो 2 d के हैं, 2 ये d के हैं, 1 s का है और 3 क्या बच्चों, p के हैं। इन्होंने क्या बनाया, D2sp3, क्या बनाया, D2sp3 बनाया इन्होंने, ठीक है ना, D2sp3। अब इस D2sp3 पे क्या हुआ, आपके पास 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये तो इन्होंने पहले ये बना दिया, D2sp3 बना दिया, है ना, D2sp3 बना। तो किस तरीके से हो जाएगा ये, हमने कहा कि भाई इसमें ये तो आपके पास कंप्लीटली फील्ड हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीटली फील्ड हो गया। और ये आपके पास इन्होंने 2d ने, ठीक है, 1 s ने 3 और 3 p ने ओवरलैप करके क्या बनाया, D2sp3 बनाया। अब इस D2sp3 में कहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें आ जाएंगे बच्चों 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल। NH3 6 थे ना आपके, तो 6 NH3 मॉलिक्यूल से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आए और यहाँ पे ये क्या हो गए, ओवरलैप कर गए ऐसे, है ना, क्या कर गए बच्चों, ओवरलैप कर गए। तो ये इस तरीके से जब ऐसा हुआ तो ये आपके पास क्या बना, CONH3 का होल 6 3 प्लस कंपाउंड ऐसा बना होगा। आई बात समझ में, CO क्योंकि कोबाल्ट था ना, कोबाल्ट के पास 7 होते हैं, इस तरीके से आपको ऊपर कहानी बताई। तो CONH3 होल 6 3 प्लस इस तरीके से बना। तो NH3 के इन्फ्लुएंस में कोबाल्ट ने क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन करी, किससे ओवरलैप करा, अपने ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग उसने कराए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए D2sp3 के, और उसने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लिए 6 NH3 मॉलिक्यूल से, और इसने इस तरीके से कंपाउंड बनाया, ठीक है ना। अच्छा, तो इसने किस तरह के कंपाउंड बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसे बोला जाता है इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसे इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है ना, तो
हुआ क्या कि इसे इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहने का रीजन इसलिए है क्योंकि इसने अपना क्या करा, इट यूजेस इनर 3D ऑर्बिटल, इसने अपना अंदर वाला जो 3D ऑर्बिटल है ना वो यूज करा, इसलिए हमें क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन, है ना। तो जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे हर एक NH3 मॉलिक्यूल से उसने ऑक्यूपाई करा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को, इस वजह से कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की हो गई, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है ना। और कैसा है बच्चों, ये डायमैग्नेटिक है नेचर में डायमैग्नेटिक भी है, डायमैग्नेटिक आपने पढ़ा होगा डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, विच हैव अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हो किसी भी कंपाउंड में, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे हम डायमैग्नेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसे हम डायमैग्नेटिक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे हमने डायमैग्नेटिक कहा बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ने अपना इनर d ऑर्बिटल यूज करा हाइब्रिडाइजेशन पे, तो इसलिए हमें इसे इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो इस वजह से इसने अपना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यूज करा। इसी तरीके से हम एक दूसरा कंपाउंड देखेंगे जो अपना हाई स्पिन करता है, बाहर वाले d ऑर्बिटल का यूज करेगा, उसको वो हाई स्पिन बनाता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का यूज कर रहा है, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने स्टार्ट की थी तो हमने वहां पे देखा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किसी भी लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आके अपना क्या क्या यूज कर सकता है, अपना N-1D कर सकता है, इनर हो गया, NS कर सकता है, NP कर सकता है, ND कर सकता है ना। जिस भी ऑर्बिटल को यूज करेगा उस हिसाब से उसकी ज्योमेट्री निर्भर करेगी, उसका स्पिन निर्भर करेगा। तो बेसिकली एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में था। तो इस तरीके से आज हमने आइसोमेरिज्म कंप्लीट की, साथ ही साथ हमने समझा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। वर्नर के हमने थॉट्स डाले, जाने, साथ ही साथ हमने देखा कि उसकी क्या क्या लिमिटेशन थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से वर्क कर सकती है। अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा है, कुछ भाग और बचा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जिसे हम अगले भाग में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।